किसान भाइयों, आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं डॉक्टर संजय कुमार पांडे, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र कार निकोबार के प्रभारी हैं, और इनसे हम कुछ चर्चा करेंगे कार निकोबार में जो किसान भाई सब्जियों की खेती वगैरह करते हैं उनके लिए कंपोस्ट बनाने की तकनीक के संदर्भ में। डॉक्टर पांडे, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जहाँ तक कार निकोबार का सवाल है, तो हमारे जो आदिवासी किसान भाई वहाँ पर हैं, किस तरह की सब्जियों की खेती वगैरह अमूमन वहाँ पर करते हैं, उनकी क्या तकनीकें हैं, कैसे करते हैं? जी जी, सबसे पहले तो मैं अपने किसान भाइयों को नमस्कार करता हूँ और आप इस प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूँ। जहाँ तक रही बात कि हमारे निकोबार किसान आदिवासी किसान भाइयों बहनों का सब्जी करने का तरीका, इनका सबसे मेन चीज़ है कि वो नारियल की खेती आधारित नारियल की खेती पर ही निर्भर करते हैं। इनका मुख्य जो व्यवसाय कृषि से संबंधित व्यवसाय है वो नारियल की खेती आधारित है। साथ में हमारे निकोबार द्वीप समूह के किसान भाई नारियल की खेती के साथ साथ में कुछ कंद वाली फसलें भी अपने बगीचे में लगाते हैं, जिसको कि हम तोहेत बगीचा के नाम से वहाँ के लोकल भाषा में जाना जाता है। तो यही इनका मुख्य काम है कि नारियल की खेती करना और साथ में कंद वाली सब्जियों की खेती करना। अभी 2010 के बाद जब कृषि विज्ञान केंद्र निकोबार की स्थापना हुई कार निकोबार में, तब से थोड़ा एक बदलाव आया है। वहाँ के किसान भाई थोड़ा भिंडी, बैगन और जो कमर्शियल सब्जी है उसका उत्पादन करना चालू किए हैं। जो ये देखने में आया है कि किसान भाई वहाँ पे मेन जो कमी प्रोडक्शन का जो कमी है उसका मेन कारण है कि एक अच्छा प्रबंधन नहीं करते हैं, जैसे कि उसकी देखभाल करना, और दूसरा है कि अपने बगीचे में कभी भी सब्जी बगीचे में ये देखा गया कि वो लोग मिट्टी में कोई चीज़ अप्लाई नहीं करते हैं, जैसे कि खाद है। ये उस खाद को तो एकदम से ही कार निकोबार के किसान भाई नहीं यूज करते हैं, जिसका परिणाम ये निकलता है वो मेहनत तो करते हैं, काम करते हैं, सब्जी लगाते हैं, लेकिन एक अच्छा उत्पादन उनको नहीं मिल पाता है। अभी किसान जो कृषि विज्ञान केंद्र निकोबार का काम है मेन इसी पे फोकस कर रहा है कि निकोबार द्वीप समूह के किसानों की आय को कैसे सब्जी की खेती, नारियल के साथ साथ सब्जी की खेती में भी उनको लाया जाए और उनकी आय को बढ़ाया जाए। डॉक्टर साहब, खासतौर पर कार निकोबार में अगर हडवे वगैरह से शिप ना पहुँचे तो सब्जियों की किल्लत भी हो जाती है। जी जी। तो ऐसे में निकोबारी जो हमारे कृषक हैं वहाँ के, जी, तो उनको सब्जियों के अच्छे भाव भी मिल सकते हैं, तो इसके बाद भी वो ज़्यादा उत्साहित नहीं हो पा रहे हैं। जी जी, तो यही आप बहुत अच्छा को प्रश्न किए और मैं अपने किसान भाइयों को भी यही बताना चाहता हूँ। और यही मेरा 10 साल से, मैं पिछले 10 साल से वहाँ पे निकोबार के किसान भाइयों के साथ काम कर रहा हूँ कि जी इन केस अगर हडबे और पोर्ट ब्लेयर से सब्जी नहीं आएगी तो आप क्या करेंगे। और लोग रिजल्ट भी देखते हैं कि आपसे जब नहीं आता है, मौसम ख़राब रहता है, तो उनकी सब्ज़ी बहुत महंगी हो जाती है। तो अगर हमारे जो निकोबार द्वीप के आदिवासी किसान भाई हैं, अगर यही जो काम करते हैं इसी को अच्छे तरीके से करना चालू कर दें और थोड़ा सा काम को अपने बढ़ा लें सब्जी की खेती को, तो उनका उत्पादन में उनको जो इनकम है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि निकोबार पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो भी सब्जी सप्लाई होती है वो हडबे और पोर्ट ब्लेयर से होता है। उसके ना आने से यहाँ पे कास्ट बढ़ जाती है, कास्ट के साथ साथ में उपलब्धता भी नहीं रहती है। तो अगर हमारे किसान भाई यहाँ पे काम करते हैं और एक अच्छे तरीके से वैज्ञानिकों की सलाह लेकर के या कृषि विभाग के अधिकारियों की सलाह लेकर के अगर थोड़ा सा जो काम वो करते हैं उसी में थोड़ा सा और अपना इनपुट डाल दें, तो उनको एक अच्छा उत्पादन, एक अच्छी सब्जी होने लगेगी। और अच्छी सब्जी होगी, उत्पादन अच्छा होगा, तो वहाँ पे रहने वाले जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या यहाँ के आदिवासी लोग हैं या और जो सिविलियन लोग काम करने के लिए आए हैं इस आइलैंड का विकास करने के लिए, वो अच्छे से रुकेंगे, उनको एक अच्छा भोजन मिलेगा। इससे किसानों को भी इनकम होगा और वहाँ के रहने वालों को अच्छा सब्जी मिल सकता है। और डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि वहाँ के जो किसान हैं खास तौर पर खाद का इस्तेमाल ना के बराबर करते हैं, शायद इसकी उपलब्धता नहीं है, ये भी एक कारण हो सकता है। जी जी। तो ऐसे में कंपोस्ट का क्या रोल हो सकता है? जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सही बात है कि वहाँ पे खाद निकोबार डिस्ट्रिक्ट में एक तो रासायनिक खाद पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, चूँकि हमारा निकोबार डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऑर्गेनिक आइलैंड है, तो रासायनिक खाद तो उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर जैसा हम लोग प्रयास करते रहते हैं कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से और डिपार्टमेंट ऑफ कृषि विभाग की तरफ से रहता है कि कंपोस्ट बनाया जाए।
कंपोस्ट बनाने का सबसे एक फ़ायदा ये है कि एक तो कोई चीज़ उनको बाहर से लाने की ज़रूरत है नहीं, सब उनके बगीचे में उपलब्ध है। जानवर पालते हैं, जो भी वेस्ट उनके पास है उसके द्वारा हम कंपोस्ट बना सकते हैं। अब रही बात कंपोस्ट बनाने का, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं अपने किसान भाइयों के साथ बस केवल 2 सरल तरीके को चर्चा करना चाहूँगा, जो हमारे किसान भाई उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं और बहुत आराम से अपने घर पे कंपोस्ट खाद तैयार करके अपने सब्जी बगीचे में डाल सकते हैं। एक तो ये है कि जो भी इनके कूड़ा कचरा निकलते हैं, जैसे नारियल का बगीचा इनका बहुत बड़ा है निकोबार डिस्ट्रिक्ट में, तो सारे किसान भाइयों से हमारी यही अपील है कि वो जो कचरा निकलता है, जो कचरा मतलब जो पत्तियां हैं या नारियल का छिलका है, अब इसमें 2 चीज़ हो जाता है। नारियल का छिलका थोड़ा सा हार्ड होता है, सख्त होता है, और पत्ती थोड़ा नरम होती है, तो दोनों को हम अलग अलग तरीके से गड्ढा बना करके अपने सुविधा अनुसार हमारे किसान भाई गड्ढा बना सकते हैं। और चूँकि निकोबार जो है वो कोरल आइलैंड पे स्थित है, इसलिए जब गड्ढा बनाएंगे तो देखेंगे बहुत सारी उसमें से कोरल्स निकलते हैं, और हम जब उसमें कंपोस्ट बनाएंगे तो जो कंपोस्ट में हमारा मुख्य तत्व है वो निकल जाएगा। तो इसकी सुरक्षा करने के लिए ये करें कि गड्ढा बनाने के बाद गड्ढा सुविधा अनुसार बनाएं। वैसे हम लोग सजेस्ट करते हैं 3x2x1, मतलब 3 मीटर चौड़ा, 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा गड्ढा बना लें। बनाने के बाद उसमें पत्तियाँ जो नारियल की है या और कोई जंगल की पत्तियां हैं उनको बिछा दें, और बगल बगल जो किनारा उसका बनता है गड्ढे का, उस पे नारियल की पत्ती को काट करके रख दें। अब क्या करना है कि जो कचरा हमारे पास उपलब्ध है, वो चाहे नारियल की पत्ती हो, नारियल के फूल हों, या नारियल के बगीचे की साफ़ सफाई करते हैं, वो घास, वहाँ से जो घास फूस निकलता है उसको इकट्ठा करके, अगर किसान के पास समय है तो उसको काट करके थोड़ा सा छोटा अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा और कंपोस्ट जल्दी बनेगा। तो वो सारा चीज़ उसमें डाल करके बढ़िया से जब गड्ढा भर जाए तो ऊपर से एक हल्का सा मिट्टी का छिड़काव करके लेप लगा करके छोड़ देंगे, तो ये 2-3 महीने के अंदर पत्ती वाले जो कचरे हैं, ये पत्ती वाली मैं बात कर रहा हूँ, इससे क्या है 4 महीने मैक्सिमम लगेगा और वो खाद बन के तैयार हो जाएगा। और उसे किसान ले जा करके अपनी कोई भी सब्जी, चाहे वो निकोबारी आलू लगाते हैं, टैपियोका लगाते हैं, घुइयाँ लगाते हैं, या बैगन है, भिंडी है, लोबिया है, इन सब में डाल करके आप खेती कर सकते हैं, तो आपका सब्जी का उत्पादन बढ़ जाएगा। और दूसरा जो सबसे सरल तरीका है निकोबार डिस्ट्रिक्ट के किसान भाइयों के लिए, वो ये है कि केचुए की खाद बनाना। आदिवासी भाषा के क्षेत्र में अगर देखें तो उसमें कहा जाता है कामलक, केचुआ का खाद का मतलब कामलक का खाद। कामलक हमारे निकोबार के जो आदिवासी हैं बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, और कामलक की खाद बनाने के लिए करना यही है, इतना एक सिंपल तरीका है। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से सारे निकोबार डिस्ट्रिक्ट में पॉलीथीन का बैग हरा वाला दिया गया है, जिसकी लंबाई 3 मीटर है, चौड़ाई जो है वो 2.5 फीट है और 1 फीट का गहरा है। तो सारे निकोबार में और कार निकोबार में स्पेशली 15 विलेज में 299 तो हेत हैं, उसमें दिया हुआ है। उसमें कृषि विज्ञान का भी सहयोग रहा है। तो उसको आप अपने बगीचे में जहाँ खाली थोड़ा सा छाया है, वहाँ पे 4 खूंटी लगेगा, बम्बू का या लकड़ी का खूंटी बना करके गाड़ दें ज़मीन में, और वो स्ट्रक्चर बना है, उस स्ट्रक्चर को उसमें लगा करके अब आपको करना कुछ नहीं है। जो आपके पास घर का कचरा निकलता है या सब्जी बगीचे से निकलता है, आपके पास गाय है, बकरी ज़्यादातर हमारे किसान भाई रखते हैं और वो शाम को बकरी अपने घरों पे बांधते हैं, तो उनका जो कचरा सुबह निकलता है, इन सबको इकट्ठा करें। और करने के बाद एक दिन जब पूरा कचरा हो जाए, जब समझ में आ जाएगा कि नहीं इतने कचरे से हमारा ये गड्ढा भर जाएगा, ये पिट जो प्लास्टिक बैग है, तो उस दिन क्या करना है कि प्लास्टिक बैग को खोलने के बाद, उसको खूंटी में डालने के बाद एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, देखेंगे आप। तो उसमें सबसे पहले एक हल्का पतला सा लेयर, एक 10 kg जंगल की मिट्टी को हल्का सा छिड़काव कर दें। इसके बाद जो आपके पास पूरा कचरा है उनको अच्छे तरीके से दाव से काट लें, बारीक कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
काटने के बाद उसमें लेयर बाय लेयर बिछावन की तरह बिछा दें और बीच बीच में वही मिट्टी का हल्का छिड़काव और कर दें। ये बहुत सरल विधि है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की, हम बहुत वैज्ञानिक विधियों को इसमें नहीं डालना चाह रहे हैं, बस हमारे किसान भाई इसको अच्छे से कर सकते हैं कि मिट्टी पहला है, दूसरा है कि जितना कचरा है उसको बिछा दें। अगर आपके पास गाय का गोबर है उसका घोल बना लें, नहीं तो मुर्गी का जो गोबर है उसको हम बढ़िया से, चूँकि मुर्गी का थोड़ा हार्ड होता है, उसको किसी पत्थर से पीस लें। पीसने के बाद पानी में घोल बना करके उस कचरे पर छिड़काव कर दें। छिड़काव करने के बाद इसके तो कामलक की बात करेंगे तो कामलक के बहुत सारी प्रजातियां हैं जो खाद बनाने में उपयोग होती हैं, लेकिन निकोबार, स्पेशली कार निकोबार बहुत ही धनी है कामलक के मामले में। जंगल में हमारा कैरी ने उस पर भी काफ़ी रिसर्च कर देखा है कि जंगल में, इनके जंगल में कार निकोबार में ऐसा कामलक है जो केचुआ जो है वो खाद बनाने की उसमें बहुत अच्छी क्षमता है। अगर हम किम्यूस की बात कर लें, एरोंग एरिया का और सवाई विलेज में, वहाँ पे जंगलों में हमारे किसान भाई जाते हैं, देखते हैं, जहाँ पे थोड़ा छाया रहेगा, नमी रहेगा, फातू से खुदाई करेंगे तो कामलक निकलता है। उन्हीं कामलक को इकट्ठा करके ले आएँ। जिस दिन ये सारा पिट भरते हैं उसी दिन सबसे ऊपरी लेयर पर, चाहे जैसा हमने बताया गाय का गोबर का छिड़काव करें घोल बना करके या बकरी का, इनको छिड़काव कर देने के बाद लास्ट में हम उस जो कामलक इकट्ठा किए हैं जंगल से, अपने बगीचे से, उनको 50, 100, 200 जितना आप निकाल पाते हैं उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद उसको छोड़ दें। फिर दूसरे दिन से बस केवल ज़्यादा देखभाल, अगर गर्मी का समय है, आजकल का सीज़न में तो बारिश हो रहा है, मौसम नम है, लेकिन अगर हम छाया में रखे हैं तो हमें रोज़ 2 लीटर 3 लीटर पानी उसमें हाथ से हल्का सा छिड़काव कर देंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि कामलक मरेगा नहीं, केचुआ मरेगा नहीं, और वो केचुआ जल्दी से जल्दी पूरे कचड़े को खा करके और 40-50 1-2 महीने में उस पूरे कचड़े को खा करके चाय की पत्ती की तरह कर देगा। तो किसान भाई जब वो आपका खाद तैयार, जब आपको लगे कि ये पूरा जो है चाय की पत्ती की तरह या काला काला सा छोटा छोटा सा हो गया, तो पानी डालना बंद कर दें और देखेंगे कि सारा कामलक, सारा केचुआ नीचे बैठ जाएगा और आप ऊपर की खाद को निकाल करके अपने सब्जी बगीचे में या कोई फल वाला, जैसे पपीता है, आप गमले में फूल अपने घरों में लगा रहे हैं, आप अपने किचन का, अपने जो अस्थाई शेल्टर है आपका, उसके बगल में जो छोटा छोटा सब्जी बगीचा बनाए हैं उसमें भिंडी है, लोबिया है, बैगन है, इन सब में आप लगाने के पहले इस खाद को डाल देंगे तो इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये होगा कि जहां आपको आधा केजी भिंडी मिलता था जिस खेत से, जिस प्लाट से, या 1 केजी मिलता था, आप देखेंगे आपको 3 केजी 2 केजी, जिस तरीके से आप उसका देखभाल करेंगे बगीचे का, आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। तो ये बड़ा सरल तरीका है जिसको किसान भाई अच्छे से कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उनको तत्काल 2 महीने के अंदर मिल सकता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि सारे तोहत में ये जो कृषि विभाग द्वारा आप लोग भी इतना सहयोग किए हैं, जो केचुआ कंपोस्ट बनाने के लिए जो पॉलीथीन दिया गया है, तो निकोबारी भाई अभी इसमें कर रहे हैं या इसमें अभी आना बाकी? यही सबसे बड़ी समस्या है निकोबार डिस्ट्रिक्ट में। कुछ लोग, ज़्यादा तो नहीं, हमने तो पूरे कार निकोबार में डिस्ट्रीब्यूट किया था 299 तोहेत को, लेकिन आज की डेट में 2-3 किसान भाई हैं, जिसमें एक है पैट्रिक पा तपोइमिंग विलेज में। अगर कोई भी किसान भाई उनसे संपर्क करेगा तो उसको बता भी देंगे। और दूसरा एक तपोइमिंग विलेज, तमालू विलेज में लेस्ली नामक किसान हैं। ये दोनों किसान कर रहे हैं। वहाँ पे हमारा कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से मैं खुद जा कर के काम कराता हूँ, तो आप लोग आकर के उसको देख भी सकते हैं कि कैसे वो काम कर रहा है और कितना उपयोगी है, और वो खुद किसान आपको बताएगा कि उसका कितना उसको फ़ायदा मिल रहा है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपने केचुआ कंपोस्ट और कार निकोबार में कैसे आप लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं, कंपोस्ट को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं, सब्जियों की खेती के लिए कैसे उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, इस बारे में अच्छी जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।